बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पीछे भी इसका जिक्र करते आए हैं, वो क्या होती है, उसके क्या पोस्टुलेट हैं, उसकी इक्वेशन क्या है, वो किस तरह से आगे हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसको हम देखते हैं। इसको शॉर्ट में KMT भी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये क्या होती है, इसको आज हम देखते हैं। इसके बाद इससे हम जो गैस लॉज को ड्राइव करेंगे, जो हमने पीछे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ को स्टडी किया है, उन लॉज को हम इस काइनेटिक इक्वेशन से डिराइव करेंगे जो इस थ्योरी से बनाई जाएगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। द बिहेवियर ऑफ गैसेस हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड डिस्कस इन गैस लॉ। तो इससे पहले हमने जो गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, ये हमने स्टडी की है। वहाँ पे हमने गैसेस का बिहेवियर डिस्कस किया। गैसेस की नेचर को छोड़ करके आप गैसेस किस तरह की और कौन सी गैस ले रहे हैं ये मैटर नहीं किया। हमने कहा कि तमाम जो गैसेस होंगी वो इस तरह का बिहेवियर करेंगी। These laws were based on experimental observation quite independent of the nature of a gas. गैस की नेचर को छोड़ते हुए एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्वेशन की गैसेस के बिहेवियर की कि गैस जो है वो अगर हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, गैस कोई भी होगी तो वो ऐसा ही बिहेव करेगी। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ गैसेस क्वांटिटेटिवली। अब अगर क्वांटिटेटिवली हमने इसको देखना है, उसके लिए बर्नौली ने एक इक्वेशन आपके पास थ्योरी पेश की है। बर्नौलीज पुट फॉरवर्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस थ्योरी को आज हम उसके पास्टुलेट देखते हैं, पॉइंट कौन पूरी थ्योरी क्या थी, क्या है, इससे फिर आगे इक्वेशंस ड्राइव होंगी, उस इक्वेशन को फिर आगे हम यूज़ करेंगे। तो बर्नौली ने 1738 में एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉरवर्ड की थी। दिस थ्योरी लीड क्लासियस टू डिराइव द काइनेटिक इक्वेशन। तो उस थ्योरी की मदद से क्लासियस ने 1857 में एक काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की थी, वो भी हम देखते हैं इसी लेक्चर में। एंड डिड्यूस ऑल द गैस लॉ फ्राम इट। और जितने भी गैस लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, वो गैस लॉ उसने क्लासियस ने उस काइनेटिक इक्वेशन जो डिराइव की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, उस थ्योरी से होने वाली डिराइव होने वाली इक्वेशन से उसने तमाम गैस लॉ को डिराइव किया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे गैस लॉज को काइनेटिक इक्वेशन से। The theory was later on elaborated and extended by Maxwell who gave the law of distribution of velocity. तो इस थ्योरी को बाद में एलेबोरेट कर या एक्सटेंड किया मैक्सवेल ने कहा था कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं उन तमाम मालिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती। डिफरेंट मालिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटीज़ रखते हैं, कुछ की एवरेज वेलोसिटी होती है, कुछ मोर देन एवरेज होते हैं, कुछ लेस देन एवरेज होते हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल ने स्टडी किया। According to this law, molecules are in the form of group having definite velocity range। कि मॉलिक्यूल के ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं। बोल्ट्जमैन आल्सो कंट्रीब्यूटेड एंड स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग द गैस मॉलिक्यूल। तो बोल्ट्जमैन ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया इसमें, और उसने गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी को कंट्रीब्यूट किया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बताया कि गैस के जैसे ऊपर आपके पास मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, बोल्ट्जमैन ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्टडी की। अमंग सम अदर नेम्स वंडरवाल इज द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट इन दिस फील्ड। बाकी भी और नाम है, लेकिन इसमें वंडरवाल जो है उसने भी गैसेस के बिहेवियर को काफ़ी डीपली स्टडी किया, उसका भी यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट। फॉलोइंग आर द फंडामेंटल पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये वो पास्टुलेट हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक दफ़ा हम दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टी, उनकी नेचर किस तरह से होती है, कैसे वो बिहेव करते हैं। तो पहला हमारे पास पास्टुलेट है, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल मॉलिक्यूल्स। कि हर गैस में छोटे छोटे बहुत ज़्यादा तादाद में पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वो मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक हो सकते हैं, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक। जैसे नोबल गैसेस हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये मोनोटॉमिक हैं। बाकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये डाइटॉमिक है। ओजोन ट्राइटॉमिक है। इस तरह ये मोनोटॉमिक, डाइट्रॉमिक, ट्राइट्रॉमिक, पॉलीटॉमिक भी हो सकते हैं। सेकंड हमारे पास है, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव हैप्पैज़र्डली कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन। तो ये हमने पीछे डिफ्यूजन एफ्यूजन में देखा कि मॉलिक्यूल जो होते हैं गैसेस के, वो हैप्पैज़र्डली रैंडमली मूव करते हैं, वो आपस में टकराते हैं
और जिस कंटेनर में उनको बंद किया हुआ है उस कंटेनर्स की दीवारों के साथ टकराएंगे और उनकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, स्कैटरिंग होगी उनकी। थर्ड हमारे पास है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कि वो गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, फिर वो कंटेनर्स की वॉल के साथ टकराएंगे, तो वो वॉल्स के साथ जब टकराएंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो फोर्स कोलिजन होगी, उस कोलिजन को हम पर यूनिट एरिया के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो आएगी फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि प्रेशर होगा। दीज कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, तो वो जो कोलिजन होंगी गैस की मॉलिक्यूल्स की अपने साथ और उन दीवारों के साथ, वो कहता है परफेक्टली इलास्टिक होंगी। इलास्टिक मीन कि उनकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, टकराने के बाद टकरा के जब वापस आएंगी तो उनकी एनर्जी वो कंटेनर की दीवारों को शिफ्ट नहीं होगी, एनर्जी उनकी बिल्कुल सेम रहेगी और उसी एनर्जी के साथ वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे। पॉइंट 4 है कि द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंटली एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, कि मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर दूर सेपरेटेड होते हैं वाइडली और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है उस डायामीटर के 300 टाइम्स दूर दूसरा गैस का मॉलिक्यूल पड़ा होता है, मूव कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 5 है द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इसलिए तो ये गैस फेज में होती हैं। अगर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों तो फिर ये लिक्विड बने, अगर उससे ज़्यादा हों तो फिर वो सॉलिड फेज में आ जाएं। पॉइंट नंबर 6 है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, कि अगर एक कमरे में आप परफ्यूम सेंट स्प्रे करते हैं तो वो कितनी सी स्प्रे करेंगे, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो उस कमरे का वॉल्यूम देखें और जो आपने वो परफ्यूम स्प्रे किया उसका वॉल्यूम देखें, उन मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम होगा। तो कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो टोटल जिस वॉल्यूम में हमने उनको जो वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है उस वॉल्यूम के मुकाबले में गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम निग्लेजिबल होता है, यानी कि ना होने के बराबर, ज़ीरो तो नहीं होता लेकिन ना होने के बराबर ही होता है। आगे पॉइंट 7 है द मोशन इम्पार्टेड to the molecule by gravity is negligible as compared to the effect of continuous collision between them, कि जो ग्रेविटी की मोशन है जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाएं ग्रेविटी की वजह से, कहता है ये बहुत कम होती है, नेग्लेजिबल होती है एज कम्पेयर टू इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस कोलिजन बिटवीन देम, कि आपस में टकराते हैं और वो रैंडमली हैप्पैज़र्डली मूव करते रहते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो ग्रेविटी की जो होती है इफेक्ट वो उनके ऊपर नेग्लेजिबल होता है, वो नीचे आराम से बैठते नहीं हैं, वो हर टाइम वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। लास्ट आपके पास 8 पॉइंट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आपको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इस थ्योरी के पास्टुलेट थे जो बहुत आसान थे, पहले से आप जानते हैं इनको, हमने सिर्फ इनको एक दफ़ा से रीड आउट करना था। अब हम देखते हैं इससे जो आगे इक्वेशन डिराइव की थी। कीपिंग इन व्यू द बेसिक assumption गिवन अबव और जे क्लासियस डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये जो बातें हैं इन बातों को जहन में रखते हुए और जे क्लासियस ने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया आइडियल गैस के प्रेशर के लिए। वो क्या था? एक्चुअली प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इज़ ड्यू टू कोलिजन, कि जो प्रेशर होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का उस कंटेनर की वॉल के ऊपर वो ड्यू टू कोलिजन होता है, कि गैस के मॉलिक्यूल कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, वो आपस में टकराएंगे, गैस कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, तो वो टकराव जो होता है उसकी वजह से प्रेशर पैदा होता है। व्हेन एवर द मॉलिक्यूल्स मूव दे कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि जब भी मॉलिक्यूल मूव करेंगे वो आपस में टकराएंगे और उस कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे। ड्यू टू दिस कोलिजन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इन कोलिजन की वजह से एक फोर्स पैदा होगी कंटेनर के ऊपर, उस फोर्स को जब हम एक खास एरिया के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है उसको प्रेशर कहते हैं।
इन दिस वे द फाइनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक इक्वेशन इज एज फॉलो। तो यहाँ से जो फाइनल फॉर्म काइनेटिक इक्वेशन की आएगी उसकी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इक्वेशन डिराइव करके यहाँ पे लिखी गई है। वो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c बार स्केयर। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c बार स्केयर। ये डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है, इसकी डेरिवेशन इस बुक में नहीं है। ये हायर लेवल में इसकी मैक्सवेल में क्लासियस ने ये इक्वेशंस को डिराइव किया हुआ है। इसमें कहता है जो पी है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, मैस जो है वो 1 मॉलिक्यूल का मैस है, एन जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वेसल उस वेसल में, और सी बार स्केयर जो है वो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है कि जो जितनी भी वेलोसिटी है उनका स्केयर लेकर एवरेज लिया हुआ है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि वेलोसिटी सेम नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल की, तो उस आंसर को क्लोज करने के लिए, इक्वल लेके आने के लिए वेलोसिटीज को हम उसका मीन स्केयर ले लेते हैं। द आइडिया ऑफ मीन स्केयर वेलोसिटी इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अंडर द गिवन कंडीशन डोंट हैव द सेम वेलोसिटी। जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे किसी क्लास का रिजल्ट आता है तो उसमें जो मार्क्स आते हैं वो तमाम पूरी क्लास के सेम नहीं होते, कि मैक्सिमम बच्चों के एवरेज होते हैं, कुछ के एवरेज से ज़्यादा होंगे, कुछ के एवरेज से कम होंगे। इस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी सेम नहीं होती। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एवरेज होती है, थोड़े से एवरेज से ज़्यादा होते हैं और कुछ थोड़े से एवरेज से कम होते हैं। तो ये जो फ़र्क है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका मीन स्केयर ले लेते हैं। रेदर डिफरेंट वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉलिक्यूल टू अंडरस्टैंड इट स्टडी मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। कि अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप स्टडी कर सकते हैं, जो कि एफएससी तक तो नहीं है, इससे ऊपर बीएससी की बुक्स में आपको मिलेगा। If there are n1 molecule with velocity c1, n2 molecule with velocity c2 and so on, तो फिर आप क्या करेंगे, c बार स्केयर लेने के लिए n1 मॉलिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी का स्केयर ले लें ऊपर, प्लस n2 उसकी वेलोसिटी का ऊपर प्लस स्केयर ले लेंगे। इस तरह जब सबका वेलोसिटी का c1 की वेलोसिटी का स्केयर, c2 की वेलोसिटी का स्केयर, c3 की वेलोसिटी का स्केयर, इनको ऐड करें, नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ऐड करें, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है सी बार स्केयर आ जाएगा। वेलोसिटी का आपने स्केयर लिया, उसका एवरेज ले लिया, तो वेलोसिटी जो उसमें डिफरेंसेस था वेलोसिटी का वो कम हो गया। इन दिस रेफरेंस n1 plus n2 plus n3 is equal to total number of molecule. C bar square is the average of the square of all possible velocity। जितनी भी प्लस वेलोसिटी हैं, छोटी से छोटी भी होगी, तो उसको हम स्केयर लेके उसको बड़ा किया, फिर उसका एवरेज ले लिया, तो C bar square बन गया। When we take the square root of this C bar square, this is called root mean square velocity। कि जब हम इसका स्केयर लेंगे, रूट मीन स्केयर लेंगे, स्केयर रूट लेते हैं, तो मीन स्केयर तो था, तो रूट मीन स्केयर बन गया। तो इसको हम सी और एम एस भी लिखते हैं, और इस तरह ये आपका रूट है, ये मीन है, और ये टू स्केयर है, रूट मीन स्केयर, ये सी वेलोसिटी है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी इसको हम कहते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्केयर वेलोसिटी डिड्यूस फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन इज रिटन एज फॉलो। तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ये भी काइनेटिक इक्वेशन से डिराइव किया गया है। ये सी आर एम एस इज इक्वल टू 3RT ओवर एम अंडर रूट। यहाँ पे सी आर एम एस रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है, एम मोलर मास ऑफ गैस है, और जनरल गैस कांस्टेंट है, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दिस इक्वेशन इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये जो इक्वेशन है आप देखें यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशन दे रही है किसके दरमियान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और आर एम सी आपके पास इनका रिलेशन बन सकता है कि कितना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशन आ गया। वैल्यू हम बता देंगे कि कितने डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इतनी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हायर द टेम्परेचर ऑफ गैस, ग्रेटर इज द वेलोसिटी। काइनेटिक इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन गैस लॉ। तो यहाँ पे हमें इस रिलेशन से पता चला कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब ये जो हमने पीछे पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c बार स्केयर काइनेटिक इक्वेशन स्टडी किया है, कहता है उस इक्वेशन से हम जो गैस लॉ है उनको डिड्यूस कर सकते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन गैस लॉ। तो हम इस इक्वेशन से गैस लॉ को डिड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि काइनेटिक इक्वेशन से गैस लॉ को किस तरह से डिराइव किया जा सकता है।